एक दीनानाथ जी है जो लिख रहे हैं नेक्स्ट एमएलए ऑफ ढाका। डॉक्टर एलबी प्रसाद जन सुराज से ढाका विधानसभा का प्रत्याशी बन के यह सभी मूल बिंदुओं का जो लोगों को सुविधा चाहिए वो पूरा करेंगे। पवन जायसवाल जी के भी समय में हुआ है, तो वो चीज पुल पुलिया रोड नाला इन सब चीजों से तो नहीं होता है। बाकी सब बहुत सारा इशूज है। दोनों में किनको बेहतर मानते हैं? देखिए, ऐसा तो स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक है, अस्पताल है, बड़ी सी बिल्डिंग है, इमारत है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी है, तो साउंड मशीन है पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, लेबर रूम है पर वो प्रसूति महिलाओं का नहीं है, फर्स्ट क्लास वार्ड है पर वार्ड भी करीब करीब खाली है, कुछ पेशेंट रहते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ जिले के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एलबी प्रसाद हैं। पहले इनको प्रोफेशन डॉक्टर के रूप में देखा जाता था, डॉक्टर के रूप में लोग तो देख ही रहे हैं, अच्छे डॉक्टर के रूप में माने जाते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ इनको कहा जाता है। लेकिन अब जन सुराज संविधान निर्माण के एक सदस्य भी है, इनसे खास चर्चा आज होगी क्योंकि लोग इनसे इंटरव्यू करने से पहले काफी हाइप बनाए हुए थे कि डॉक्टर साहब का एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू होना चाहिए, डॉक्टर साहब का गंतव्य होना चाहिए। ढाका विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है, बिहार में चुनाव होने हैं, दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, अब सभी राजनीतिक दलों का नजर बिहार पे है। बिहार में कई सारे लोग असमंजस लगाए हुए हैं कि इस बार ढाका हॉट सीट बनता है कि नहीं बनता है। पिछले बार पूरे बिहार में सभी सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा ढाका विधानसभा की थी और सबसे ज्यादा चर्चा, मेरे कहने का मतलब, एक बार फिर से सबसे ज्यादा हॉट सीट ढाका विधानसभा बनने वाला। बाकी विषयों पर चर्चा करने से पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। कैसे है सर? बढ़िया है, एकदम ठीक है, मस्त है। पहले चर्चा करेंगे कि प्रोफेशन कैसा चले, क्योंकि आपको लोग डॉक्टर के रूप में देखते हैं, डॉक्टर को एक भगवान के रूप में भी देखा जाता है, कैसा चल रहा है? नहीं, प्रोफेशन तो बच्चों के लिए मेरा बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग जो दैनिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहेगा, करते आ रहे हैं, सब चीज़ अच्छा है। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वह स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि वही देश के आगे होने वाले कर्णधार होंगे। तो डेफिनेटली बच्चों का सेवा करना मुझे बहुत आंतरिक एक खुशी महसूस होती है। जो भी वेलबींग्स के लिए जो भी हम कर सकते हैं और करते भी रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। क्या चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, डायरेक्ट आपको प्रोफेशन से डायरेक्ट अगले प्रोफेशन में ले चलते हैं, राजनीतिक गलियारे में आपको ले चलते हैं, कुछ राजनीतिक हवा खिलाते हैं। आप जनसुराज के संविधान निर्माण का सदस्य भी हैं, और क्या लगता है आपको, चुनाव एकदम करीब है, ढाका विधानसभा का पूरे बिहार में चुनाव होने हैं, 6-7 महीने बच गए हैं, आपको प्रोफेशन में देखते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है? आप किस नजर से यहाँ के स्वास्थ्य की सुविधा को देखते हैं? स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक है, अस्पताल है, बड़ी सी बिल्डिंग है, इमारत है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास लेबर रूम। मैं तो गया था काफ़ी बार, मैं हॉस्पिटल में गया था, हमारे कलीग्स वहाँ पे हैं, तो हम लोग गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, लेबर रूम है, फर्स्ट क्लास मॉड्यूलर ओटी है, अल्ट्रासाउंड मशीन है पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, लेबर रूम है पर वो प्रसूति महिलाओं का नहीं है, फर्स्ट क्लास वार्ड है पर वार्ड भी करीब करीब खाली है, कुछ पेशेंट रहते हैं। सारी सुविधाएं हैं, एनआईसीयू इक्विपमेंट भी रखे हैं पर प्रॉपर पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक वर्क कल्चर जो देखने को मिलना चाहिए कोई भी संस्थान में, चाहे चिकित्सा के फील्ड में ले, अदर क्षेत्रों में, तो जो वर्क कल्चर नहीं है, वर्क फोर्स नहीं है, जिस रुझान से लोगों को लग करके करना चाहिए, वो इनपुट्स नहीं है हॉस्पिटल में। बेसिकली सुविधाएं तो बहुत अच्छी हो गई है, इसमें नो डाउट कि अच्छा हो गया है। मैं जब सरकारी संस्थान में कार्य किया हूँ, पहले भी मैं रेफरल हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर मैंने काम करा था, उस समय तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थे, मेडिसिन का भी स्कार्सिटी रहा करता, बहुत एडवर्स सिचुएशन में हम लोग काम करते थे, वार्ड्स की कंडीशन वैसी थी। अब तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। मुझे जा करके देखने में मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जिस समय था उस समय कुछ नहीं था, अब कितना अच्छा हो गया, इस सेटअप में काम करने में कितना मज़ा आता। तो डेफिनेटली लगता है, पर है सब चीज़, पर वो फोर्स नहीं है। आपको लोग नेता के रूप में देख रहे हैं, राजनेता के रूप में देख रहे हैं। जब आप इसमें आएंगे, और सवाल इस कट करते हैं, आगे अगली बार पूछेंगे। आपने कहा कि बिल्डिंग अच्छी है, इमारतें अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, डॉक्टर नहीं है, अच्छे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, पेशेंट पहुंचते हैं लेकिन सही ढंग से दवा मिलता है सर वहाँ पे?
नहीं, दवाई की सुविधाएं हैं, अभी दवाई की सुविधाएं हैं। पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छा से मिलता है? अब देखिए, हम तो अब गवर्नमेंट सेटअप में है नहीं, अब तो हम प्राइवेट सेटअप में, वो जमाना था जब हम काम विजिट कभी करने जाते हैं सरकारी अस्पताल में? विजिट करने का कई बार कितनी बार मौका मिला है, और वहाँ जो रोगी कल्याण समिति है उसके हम सदस्य भी थे, सिंस कि हमने रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी का प्रेसिडेंट रहा था लास्ट टेन्योर में 24-25 में। तो मैंने रोगी कल्याण समिति के सदस्य होने के नाते यदा कदा मीटिंग में जाया करता था, वहाँ घूमता था। एसडीओ मैडम थी निशा गिरवा, उनके साथ, और डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता वहाँ के प्रभारी थे, और भी चिकित्सक लोग, सब लोग के साथ घूमते थे। वही तो जाता था, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देखता था, तब बहुत ही मुझे लगता था कि सब चीज़ कितना अच्छा सुविधा मुहैया है, पर लेकिन वर्कफोर्स नहीं, कल्चर नहीं है, वर्क इनपुट्स नहीं है। अफसोस है, बिल्कुल अफसोस है, और अच्छा होना चाहिए। हाँ, और अच्छा होना चाहिए, रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वार्ड्स के बेड्स का, लेबर रूम टेबल्स का, लेबर वार्ड्स का, ये सब चीज़ होना चाहिए। डेफिनेटली अब अस्पताल जो चल रहे हैं वो प्रसूति और बच्चों के कारण कुछ कुछ सुविधाएं तो अच्छी हो गई है, नो डाउट। जैसे जैसे जब विकास होता है तो कुछ ना कुछ तो पहले के रिस्पेक्ट में तो अच्छी होती है, लेकिन जो होना चाहिए अभी भी नहीं है, अभी भी लैकिंग है बहुत सारी चीज़ें। अब अल्ट्रासाउंड मशीन रख के भी क्या करेंगे, और एक्सरे जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की सुविधा नहीं हो, डॉक्टर्स पॉपुलेशन डॉक्टर जो रेशियो की बात करती है, जो भी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो गाइडलाइंस है पर 1000 एक डॉक्टर का होना, तो वो क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता। डॉक्टर्स भी बेचारे क्या करेंगे, मल्टी फैक्टोरियल्स कारण है, आप किसी को एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वही कह रहे हैं, एक दिशा में अगर देखते हैं तो सारी सुविधाएं हैं, एक दिशा में देखते हैं तो डॉक्टर्स, जो भी पैरामेडिक्स हैं, जो भी अदर होने चाहिए, वो चीज़ की कमी लगती है। तो डेफिनेटली अभी भी डॉक्टर की कमी है, ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर्स का प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो, स्पेशलिस्ट सर्विसेज हमारे सब डिविजनल लेवल के हॉस्पिटल में भी आए, तो ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी है। सवाल अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं। आपको लोग नेता के रूप में देख रहे हैं, भगवान के रूप में तो देखते ही थे, लेकिन अब आपको नेता के रूप में देख रहे हैं, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशाएं लोगों का आपके साथ जुड़ रहा है। सवाल रहेगा कि आप जन सुराज के संविधान निर्माण सदस्य, जन सुराज क्यों पसंद है? यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, RJD है, और चिराग पासवान का भी पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है, लेकिन जन सुराज क्यों पसंद किया? देखिए, जन सुराज से जुड़ने का कारण है, जन सुराज की जो मतलब कहने का मतलब है, जो बेसिक्स चीज़ें होती है, जैसे कि मूल सिद्धांतों में पारदर्शिता है ना, एक ट्रांसपेरेंसी इन द कोर वैल्यूज ऑफ द थिंग्स। सेकेंड, ग्रास रूट लेवल पे जो लोकतंत्र होना चाहिए, जो बोलते हैं ना जमीनी स्तर पर प्रजातंत्र, और पीपुल सेंटर्ड एक शासन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कि हाँ, जन केंद्रित शासन, ये सिद्धांतों से बहुत मैच करता है। हाँ, विजन एकदम क्लियर है। मुझे लगता है कि जो सामाजिक जो संगठन है, सामाजिक लेवल पे उसको सशक्त करना है, और जवाबदेही सुनिश्चित करनी है, और आम आदमी का जो बेसिक्स प्रॉब्लम है, आम आदमी जो है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक है, रोटी कपड़ा और मकान से ही केवल नहीं होता, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को जो समझे देखे, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक्स, बिजली, पानी और सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों को एक आम जनता की क्या प्रॉब्लम है उसको समझना, इन सब चीज़ों को लेकर के एक जन सुराज पार्टी आई है, प्रशांत किशोर जी का सोच है। और यह पार्टी, मुझे लगता है ना कि बाकी जो पार्टी है, जो हमारे यहाँ जो भी दल हैं, जिनका कॉमन एक थीम, जिसको हम बोलते हैं ना कि पावर ओवर द प्रोग्रेस, वो चीज़ें जन सुराज के साथ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देख करके मैं इनके साथ अटैच हुआ हूँ, जन सुराज के साथ हूँ। प्रशांत किशोर जी तो पदयात्रा कर करके उस गांव के सुदूर इलाकों में लोगों से मिल करके, जनसभा करके, लोगों के साथ बैठक कर करके उन्होंने बहुत चीज़ें देखा। रूट जो हम लोग बात करते हैं ना, ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल का डेमोक्रेसी की बात जो करते हैं ना, उस चीज़ों को परखने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखी है, उस चीज़ समझी है। हाँ, तो उसी को लेकर के जो राजनीतिक हो रही है, तो इन सब जो उनका मानना है, इन सब चीज़ों से हम प्रभावित हैं। और प्रशांत किशोर जी से हमारी बहुत पहले मुलाकात भी हुई थी, तो ऐसे बातें इन सब चीजों के मूल बिंदुओं को आपने देखते हुए जन सुराज का संविधान निर्माण सदस्य बनने पर आपने सहमति जताई। जी जी जी। पारदर्शिता दिख रही है इसमें?
बिल्कुल पारदर्शिता तो है। अब तो मुझे आपकी आपकी करियर इसमें कितना पारदर्शिता दिख रही अब तो मुझे लगता है ना कि ये तो संविधान निर्माण का कार्य हो गया। अब तो स्टेट कोर कमेटी के सदस्य के रूप में भी मेरा नाम है वहाँ पे। अच्छा। तो सर अब ठीक है। अब आते हैं यहाँ जहाँ पे आप आपकी क्लिनिक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आते हैं। यहाँ के लोग आपसे काफी उम्मीद लगाए हुए हैं, काफी आशाएं के साथ हमने जब पोस्ट आज डाला तो काफी लोग आशा कर रहे थे कि डॉक्टर साहब इस रूप में आ सकते हैं। आपने कहा कि जनसुराज में पारदर्शिता दिख रही है, ढाका विधानसभा के लिए पारदर्शिता दिख रही है आपको? देखिए, ढाका विधानसभा तो बहुत एक ये जरूरी एक इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से तो मुझे लगता है कि उस जमाने से देखा जाए गांधी जी भी जुड़े हुए हैं यहाँ से। मुझे लगता है कि चंपारण सत्याग्रह जिस समय था वहाँ यहाँ ढाका विधानसभा में बुनियादी स्कूल पहला जो खुला था बरहरवा लखन सेन में, जहाँ पे मुझे लगता है कि कस्तूरबा गांधी भी वहाँ जैसे टीचर्स वर्क करी थे। तो ये बहुत इतिहास बहुत रिच है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कल्चर्स है काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं यहाँ से। आपको देखा जाए तो यहाँ का कल्चर बहुत रिच है। यहाँ की ज़मीनें महंगी हैं, राजस्व को भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मिलता है। यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाली जगह है, नेपाल हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, घोड़ासहन ढाका ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर्स एरिया में आते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो कि इस जगह को रिच बनाते हैं। तो ढाका विधानसभा तो बहुत अच्छा क्षेत्र है। दूसरी चीज़ है हिंदू मुस्लिम की भी तादाद यहाँ पे काफ़ी है। तो ऐसा ज़रूर चाहिए कि एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे इस जगह पे। कोई भी क्षेत्र का विकास तो जब तक आपस में अच्छा हार्मोनी के साथ नहीं चलेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली हमारा मानना है कि ये ढाका विधानसभा बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट विधानसभा का क्षेत्र है। पारदर्शिता है, रहेगी, आगे भी रहेगी। देखिए पूर्व में फैसल रहमान साहब यहाँ के विधायक रहे हैं, वर्तमान में पवन जायसवाल यहाँ के विधायक हैं। 6-7 महीना उनकी कार्यकाल बचा हुआ। अगर चुनना पड़े कि किनकी कार्य बेहतर थी, जैसे आपने फर्स्ट में अपने सवाल कर दिया, हमने आपसे किया कि डॉक्टर की सुविधा, यहाँ के हॉस्पिटल की सुविधा क्या है, स्वास्थ्य की सुविधा क्या है, तो आपने एलिगेशन लगाया, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। दोनों में किनको बेहतर मानते हैं? देखिए ऐसा तो अब कैसे कहा जाए कि अब बेहतर की बात क्या हो सकती है। आप यहाँ पर अपना अपने क्लिनिक को चलाते हैं, आप सरकारी अस्पताल से जुड़े हुए भी हैं, लोगों को बड़ा करीब से देखे हैं, आप एकदम ग्राउंड पर जाकर काम किए हुए, तो यहाँ के लोगों की अच्छाई और बुराई, तकलीफ और सुख सब कुछ देखे हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, कुछ ना कुछ तो समय के साथ चेंजेज होता है। अगर जो फैसल रहमान जी, पवन जायसवाल जी सब अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम तो किए ही हैं, सब काम किए। लेकिन ये सोच, एक नई सोचें आ रही है, एक परिवर्तन की राजनीति आ रही है, एक व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, जिसमें कुछ बिंदु तो जरूर है कि जो कि अभी भी चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए। जैसे कि हम लोग जैसे कि जनसुराज के तरफ से जो बातें होती है एजुकेशन को लेकर के, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़िए, लेबर माइग्रेशन को लेकर के मोबिलाइजेशन। तो एजुकेशन तो देखा जाए तो एक समझिए कि एक मुख्य मेन मंत्र है। अगर एजुकेशन का लेवल अगर सुधर जाए ना तो बहुत सारे चीज़ में इनडायरेक्टली सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो एजुकेशन पे प्रायोरिटी है। तो एजुकेशन तो उनके समय में भी मुझे लगता है कि एजुकेशन भी, स्कूल का जो सरकारी स्कूल की जो विधि व्यवस्था थी वो सब भी गड़बड़ है, अभी भी करीब करीब गड़बड़ है। 1-2 अपवाद छोड़ दे तो टीचर्स में भी वो चीज़ें कम हैं। तो डेफिनेटली कह सकते हैं ना कि वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो फैसल रहमान के समय में भी हुआ है, पवन जायसवाल जी के भी समय में हुआ है। तो वो चीज़ पुल पुलिया रोड नाला इन सब चीज़ों से तो नहीं होता है। बाकी सब बहुत सारा इशूज है जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए आपको, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में। आप बताइए ना, आप दूसरा देश को से कंपेयर कीजिए दूसरे स्टेट से जहाँ पे एग्रीकल्चर की सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई। हमारी तो वही पुरानी नाला नाली और उसी से इरीगेशन होता है और वही ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग है। जबकि आप दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में देखें तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम एंड क्या बोलते हैं, ड्रोन से इंसेक्टिसाइडल स्प्रे और ये सब आधुनिक मशीनों से कटाई छटाई होती है। तो इतना अच्छा एग्रीकल्चरल फील्ड है हम लोग का एरिया है, लेकिन एग्रीकल्चर के फील्ड में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती है। डॉक्टर एलवी प्रसाद जनसुराज से ढाका विधानसभा का प्रत्याशी बन के या सभी मूल बिंदुओं का जो लोगों को सुविधा चाहिए वो पूरा करेंगे? देखिए, प्रत्याशी के रूप में हमें ना देखें,
प्रत्याशी के रूप में क्यों देख रहे हैं? हम जो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी के विचारों से हम सहमत हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे भी स्टेट कार्यकारिणी समिति के सदस्य होने के नाते मेरा उधर है। पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हमें ना देखें, हमारा तो चिकित्सा पेशा है, हम तो चिकित्सा में ही अपना विश्वास रखते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब उसी में मन लगता है बेसिकली, और दूर दूर तक तो राजनीति से कोई भी ये नहीं रहा है, लेकिन डेफिनेटली कह सकते हैं ना कि यहाँ के सिटीजन होने के नाते तो सब लोगों की एक जिम्मेदारी होती है कि एक अपने समाज के लिए सोचे, अपने क्षेत्र के लिए सोचे। मैं इसी जगह से बॉर्न एंड ब्रॉट अप इसी प्लेस से हूँ। हमारी बेसिक एजुकेशन भी यहीं ढाका हाई स्कूल से हम पढ़े हैं। लोकल स्कूल में उसके भी पहले ढाका के लोकल स्कूल सब में पढ़े हैं, छोटे स्कूल में। फिर मैं ढाका हाई स्कूल से पढ़ा, फिर इसके बाद मैं परीक्षा पास कर करके रांची रिम्स गया, रिम्स से फिर PMCH आया, PG किया, फिर उसके बाद दिल्ली जाकर आई है। तो ऑब्वियसली इस प्लेस से जुड़ाव होने के कारण हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है ना कि अपने समाज के अच्छे के लिए हम भी कुछ सोचें। बस यही सोच करके हमने ज्वाइन किया। हमने जो वैसे व्यक्ति जो इस समाज जिनकी सोच अच्छी है उनके साथ चलने में क्या दिक्कत है, तो एक पॉलिटिकल टच है। सर, डॉक्टर साहब, आपके बारे में सुबह में हमने एक फेसबुक पर पोस्ट डाला हम अपने पेज पर कि कहा कि आज डॉक्टर साहब का इंटरव्यू होने वाला है, अगर डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना होगा तो क्या करेंगे? एक दीनानाथ जी है जो लिख रहे हैं नेक्स्ट MLA ऑफ ढाका। नहीं नहीं, लोग तो अब कुछ लोग हैं तो अब ऑब्वियसली देखिए एक छवि से ही नहीं होती है ना। हमारा तो चिकित्सा के फील्ड में अच्छा है। मैं दीनानाथ जी को जरूर कहूँगा, उनकी बातों का मैं ये करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीदवार की तरह ना देखें। MLA तो दूसरे देखिए, इस पार्टी की भी एक अपनी विधि है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल से जिस तरह से उसको उम्मीदवार का सिलेक्शन करना है, तो उस हिसाब से वो चल रही है पार्टी। और हमारे क्षेत्र में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं और अच्छा कर भी पाएंगे। डेफिनेटली हम लोग का सहयोग तो रहेगा ना पार्टी के साथ, हम लोग भी घूमेंगे ना कैंपेन में उनके साथ। तो ऐसा नहीं है कि मैं उम्मीदवार ही रहूंगा और MLA, और मुझे इस तरह से न देखे। यहाँ पर जो प्रत्याशी उनको भरपूर समर्थन करेंगे? बिल्कुल 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 समर्थन। कृष्णकांत कुमार कह रहे कि हम तो कहेंगे कि इस बार ढाका का MLA डॉक्टर LV प्रसाद ही बने। नहीं अब सब लोग कह रहे हैं, लोगों का अपना अपना भरमार है सर। लोग आपसे आशा कर रहे हैं कि ढाका का प्रत्याशी बने, जनसुराज से ही सही, लेकिन ढाका का प्रत्याशी कैंडिडेट बने, MLA का कैंडिडेट बने, हम उनको MLA बनाएंगे। लोगों की आशाएं है, लोग कह रहे हैं, काफी संख्या में कह रहे हैं। कह रहे हैं, सबों का हमारे प्रति श्रद्धा है, हम सबों का अभिनंदन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे पार्टी के उम्मीदवार हैं अच्छे, जो समय भी दे सकते हैं। हमारे साथ समय का भी थोड़ा अभाव है। अगर हम इधर पूरा पूर्ण रूपेण से लग जाते हैं, फिर चिकित्सा, बच्चों का स्वास्थ्य और ये सब भी ठीक है, देखते हैं, लेकिन थोड़ा अपना भी इंटरेस्ट होता है ना। मेडिकल फील्ड में अपना इंटरेस्ट है ही, तो एकदम से इन्वॉल्व हो जाना मतलब कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाना। तो मेरा सपोर्ट रहेगा डेफिनेटली। अगर जनसुराज के माध्यम से हम स्टेट कोर कमेटी के सदस्य हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ को तो हम वहाँ पे भी डिस्कस कर ही सकते हैं। तो इन सब चीज़ का हम करेंगे ना, जो भी रहेंगे सबका सपोर्ट करेंगे, सब मिलजुल के अच्छा परिकल्पना कर रहे हैं। बिहार की जवाब दिया एक सत्येंद्र जी हैं, सेम वही बात कर रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब जो गरीब भूमिहीन है उसको जमीन दिला पाएंगे? मजदूर नौजवानों के लिए सड़क पर लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो ग्रास रूट लेवल की राजनीति तो होगी ही ना जनसुराज में। वो तो मूल सिद्धांतों से हम लोग का भी पार्टी उसी सिद्धांतों पे चलेगी। तो स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि डॉक्टर साहब प्रखर रूप से सड़कों पर आएंगे, प्रत्याशी कोई भी हो जनसुराज से, प्रखर रूप से लोगों का सामना करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे। नौजवानों का जो तकलीफ होगा, नौजवानों को जो मांग होगी, गरीब मजदूर का जो मांग होंगे, उसके हक के लिए डॉक्टर LV प्रसाद लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों के हक के लिए बराबर लड़ी जाएगी। उनकी जो मूलभूत जो उनकी सुविधाएं हैं वो जरूर मुहैया कराई जाएगी। लोगों का माइग्रेशन जो हो रहा है गांव से, जो आज हमारे दूसरे स्टेट में जाके जो काम करने के लिए जाते हैं, कुछ ही रुपए के में अपना डेली वेजेस लेते हैं और उसके बाद यहाँ घर से परिवार को छोड़ करके दूर के स्टेट्स में रहते हैं, वो सारा
लेबर माइग्रेशन रोका जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक बेहतर माहौल क्रिएट किया जाएगा ताकि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिहार में आए, इन्वेस्ट करें, उनके लिए पानी, बिजली, जो भी लीगल से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सुविधा है। देखिए, जब तक इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट नहीं करेंगे तब तक बाहर के इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ आएगा नहीं। तो वो सारे जब तक माहौल अच्छे नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोगों को रोजगार की सुविधा अच्छी होगी, एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी पाएंगे, रोजगार अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली लेबर माइग्रेशन को रोकना है। देखिए, यहाँ के लोगों में हर एक फील्ड में चले जाइए, इंजीनियरिंग के फील्ड में जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, अमेरिका में जाके इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली पूरा इंडियन से भरी हुई है, कितना लोग हैं। उसके बाद यहाँ का लोग देखिए, लेबर देखिए, बाहर में जाके कितना मेहनत करते हैं, इतना, मतलब वो एक जुनून रहता है यहाँ के लोगों में, बिहारी लोगों में। तो अपने क्षेत्र, अगर हम चंपारण की बात करते हैं, अपना ढाका विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ के भी गांव गांव से लोग जा करके बाहर में काम कर रहे हैं, वो सारे को रोकी जाएगी, सबको रोजगार की सुविधा यहाँ पे मुहैया कराई जाएगी, सब लोग यही काम करेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सब लोग रहेंगे, फलेंगे फूलेंगे, सब लोगों का विकास होगा, लोगों का एफोर्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एक्सपेंसेस की कैपेसिटी बढ़ेगी। अच्छा होगा ना, अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। चुनाव का 6-7 महीने बच गए हैं। अंत तक काफी लोगों का सवाल था कि ढाका से प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर एलवी प्रसाद साहब आए, उनको प्रोफेशन के रूप में, डॉक्टर के रूप में काफी लोग सराहते हैं और अच्छा मानते हैं, काफी आपकी चर्चा होती रहती है, प्रशंसा लोग करते ही रहते हैं। लेकिन प्रत्याशी के रूप में भी देखना चाह रहे हैं। चुनाव के 6-7 महीने रह गए, अभी भी लोग पार्टी के आला कमान जो है जनसुराज के, आपसे सुनने में आता है, सूचना भी मुझे भी प्राप्त होती है कि लोग आपके पास आते हैं, बैठक करते हैं कि उम्मीदवारी का फॉर्म भरिए, आप नहीं भरते हैं, रीजन क्या है? रीजन तो बेसिकली वही है ना, मैंने तो बताया ना आपको कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल टच है, लगे रहेंगे हम भी, लेकिन पूर्ण रूपेण उम्मीदवार का होने का मतलब लोकल लेवल पे मैं पूर्ण रूपेण उसमें इन्वॉल्व हो जाना है। तो बेसिकली मेरा व्यवसाय भी कंप्रोमाइज हो सकता है। तो मैं अभी थोड़ा सा इंटीग्रेटेड वे में कुछ भी काम करना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि चलो समाज के विकास के लिए, समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं, उसके साथ सपोर्ट एक लाइजन बना करके अपने प्रोफेशन को भी अपना जिंदा रख सके, अपना जो बच्चों स्वास्थ्य के फील्ड में जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली मुझे कुछ तजुर्बा है, उस तजुर्बा के साथ हम आगे भी अगर पार्टियां अच्छा करती है तो स्वास्थ्य के फील्ड में सोचेंगे ना, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। स्वास्थ्य के लिए देखिए, अभी क्या है ना कि हमारे जो बिहार का, हमारे जो जिस जगह पे हम हैं, ढाका विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, गांव में जो जो सिख जो बच्चे हैं, एजुकेशन के बिना क्या होता है कि छोटी छोटी बातों का लोगों को आइडिया नहीं है, इलिटरेट लोग ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हैं, और बहुत छोटी छोटी बातों का नहीं। अब देखते हैं ना, कॉमन फीवर मैनेजमेंट का बेसिक चीज़ें नहीं है। ओआरएस की बातें हमने करते हैं, लूज मोशन के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है वो नहीं है। एक रेशनल जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, इवन एक हेल्थ केयर वर्कर जो गांव लेवल पे भी है ना, तो हेल्थ केयर वर्कर क्या एक रेशनल ट्रीटमेंट डिलीवर करेंगे उस गांव के बच्चों के लिए या कोई भी सिक पेशेंट के लिए, वो ये भी पता नहीं है उनको। तो उन सब एक रूट लेवल से एक हेल्थ के से फील्ड में कैसे प्रोटोकॉल्स बनाना चाहिए ताकि एक जिसिडियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो, हाँ, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो मरीज होता क्या है ना कि लोग कमाते हैं, कमाई का आधा पैसा हेल्थ के ऊपर, अपने बच्चों के हेल्थ के ऊपर खर्च कर जाते हैं। डॉक्टर को फीस देना, ये जांच वो जांच, गांव में डॉक्टर्स क्विक जो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे उसकी रेशनल ट्रीटमेंट होती है, वहाँ पे पैसे एक्सपेंड करते हैं, तो पॉकेट इतना लूज करते हैं ना एक आम आदमी। एजुकेशन अगर बढ़ा देना, अच्छा कर दे, हाँ, तो ये सारी चीज़ें अपने आप इम्प्रूव करेंगी। तो रूट चीजें को पकड़ना है, उससे हमारे सोसाइटी का विकास अपने आप अच्छा सर लास्ट सवाल हमारा रहेगा कि चुनाव के 6-7 महीने बचे हैं, जनसुराज से भी अगर आप नहीं फॉर्म भरते तो कोई ना कोई प्रत्याशी होंगे, महागठबंधन से भी होंगे, एनडीए से भी होंगे, कोई भी प्रत्याशी यहाँ होंगे। 6-7 महीने चुनाव है, रिजल्ट भी आएंगे, कोई ना कोई यहाँ के विधायक बनेंगे। क्या जो मूलभूत सुविधाएं है ढाका को अभी तक नहीं मिल पाई है, आपके नजर से क्या मांग रहेंगी नेक्स्ट एमएलए से? नेक्स्ट एमएलए से तो आप तैयार हो नहीं रहे, फॉर्म भर नहीं रहे, लेकिन जो नेक्स्ट एमएलए रहेंगे उनसे क्या मांगे रहेगी आपकी? नेक्स्ट एमएलए से मांगे रहेगी जो हमारी पार्टी की अपनी सोच है ना, उन सब फील्ड में एजुकेशन की मांगे रहेंगी कि जो प्राइमरी लेवल के जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं, एजुकेशन का बेहतर कराया जाए। दूसरी चीज मांगे रहेगी कि स्वास्थ्य की जितनी भी सुविधाएं हैं उसको अच्छी की जाए।
यहाँ बिल्डिंग से काम नहीं चलेगा, बिल्डिंग से काम नहीं चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत हो गया है, नीतीश कुमार के भी गवर्नमेंट में नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, लेकिन हम वो वर्कफोर्स की बात करें, वो कल्चर की बात करें, काम करने का एक कल्चर डेवलप होना बहुत जरूरी है। स्कूलिंग हो गया, हेल्थ हो गया, लेबर माइग्रेशन की जो बेसिक इश्यूज है ना, उस पे आप रोजगार की सुविधा मुहैया कराओ यहाँ पे। वो सब चीज देखिए, हम लोकल लेवल पे क्या बात करेंगे, जो बिहार का बेसिक सब जगह सफर कर रहा है ना, वही सब प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ भी है। उसी मूलभूत चीजें को तो चेंज करना है। जनसुराज की यही एक सोच है ना कि वो उन्हीं सब चीजों को सोचना है, ग्रास रूट लेवल पे सोचना है, एक जन केंद्रित जो गवर्नेंस होता है उस पे फोकस करना है। प्रत्येक लोगों, एक एक ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ बिहार को अप्रोच करना है, उसकी बेसिक नीड क्या है, वो कैसे अच्छा कर सकता है, उन सब चीजों पे सोचना है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब रोडवेज कम्युनिकेशन से अब हो गया, अब बाकी सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, अभी हमारे साथ डॉक्टर एलबी प्रसाद जी थे। काफी लोग इनसे सवाल कर रहे थे, इनसे जानना चाह रहे थे कि ढाका का एमएलए प्रत्याशी बनेंगे क्या, नेक्स्ट एमएलए ऑफ ढाका लिख रहे थे। कई सारे लोगों का सवाल था कि ढाका से प्रत्याशी के रूप में आए, हम उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब अपने प्रखर रूप से, पूरे स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हम लोगों की समस्या के लिए लड़ेंगे, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ेंगे, नौजवानों की समस्या के लिए लड़ेंगे। कोई भी यहाँ से कैंडिडेट जनसुराज से बनते हैं उनके लिए 100% के साथ खड़ा रहेंगे। बाकी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर एलबी प्रसाद के गंतव्यों से आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट उसमें जरूर लिखें। बाकी आप परेशान नहीं देखे थे वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।